हम लोग आज करेंगे रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया गया, ब्रीच मतलब होता है तोड़ना, किसी पार्टी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है तो फिर इसका क्या रेमेडी है? रेमेडी तो होना चाहिए। हम और आप मिलकर एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अब दूसरा पार्टी परफॉर्म नहीं करता है, जिस भी कारण से नहीं कर रहा है परफॉर्म, तो क्या होगा? उसके लिए रेमेडी है। तो ये 5 तरह का रेमेडी है, अवेलेबल है आपके पास। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए 5 तरह का रेमेडी है। सबसे पहले सूट फॉर डैमेजेज। डैमेजेस का मतलब होता है कंपनसेशन। हाँ, यहाँ पे एस लगा हुआ है, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। डैमेज का मतलब नुकसान होता है, लेकिन जैसे ही उसमें एस लगा देते हैं इसका मतलब होता है कंपनसेशन। तो कंपनसेशन होगा। दूसरा सूट अपॉन क्वांटम मेरिट, यह भी हम लोग देखेंगे। तीसरा रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यह भी देखेंगे क्या होता है। चौथा सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। पांचवा सूट फॉर इंजंक्शन। इतना तरह का हम जो है उसको हम रेमेडी देख सकते हैं। समझे? ये पांचों हम भेज देंगे, आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं ओनली सूट फॉर डैमेजेस के लिए। पहला नंबर कि हम लोग जो नुकसान होगा, हम जो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और उसको कोई पार्टी या तो हम तोड़े हैं या वो पार्टी तोड़ा है, तो किसी न किसी को नुकसान होगा। तो जो एग्रीव पार्टी है वो अपने नुकसान की भरपाई के लिए, कंपनसेशन के लिए, वह जो सूट करता है, कोर्ट में केस करेगा, केवल उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, कि वह किस तरीके से, कितने तरीके का होता है। क्लियर है? राहुल, मनीषा, अर्पणा, मौसमी, निशा, रंजीत, चित्रांशी, ठीक है? पता है क्या कर रहे हैं हम लोग? क्लियर है? हाँ, चलिए अब हम पढ़ते हैं, फिर हम एक जुडिशरी का एक क्वेश्चन भी पढ़ देंगे आप लोगों को, उसके बाद थोड़ा सा हम उसको इंट्रो देते हैं। डैमेजेज मीन्स कंपनसेशन इन टर्म्स ऑफ मनी टू द एग्रीव पार्टी फॉर द लॉस और इंजरी सफर्ड बाय हिम। ठीक है आनंद? क्लियर? हाँ, क्या होता है डैमेजेज का मतलब होता है कि जो एग्रीव पार्टी है, जिसको नुकसान हुआ, वो एग्रीव पार्टी हो गया, वह अपने नुकसान की भरपाई के लिए जो सूट करता है, ठीक है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सूट फॉर डैमेजेज। ओके, क्लियर है? यहां तो कोई दिक्कत नहीं। एकदम सिंपल चीजें हैं इसमें। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है। एक्सप्लेन गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल द रूल इन हेडली वर्सेस बैक्सेंडल। ये केस का नाम लिख लीजिए, बहुत लीडिंग केस है यह। हेडली, HADLEY, HADLEY, हेडली वर्सेस BAXENDLE, बैक्सेंडल, BAXENDALE, हेडली वर्सेस बैक्सेंडल। ये केस है 1854 का, और आप लोग केस जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। इस बार देखें आप लोग जुडिशरी में बहुत सारा केस पूछा गया है, इवन कि इस बार तो जज का नाम तक पूछ दिया कि इस मामले में कौन जज थे। इसीलिए जो लीडिंग केस है और करंट केस, ये सब जरूर आप लोग स्टडी करते रहिएगा। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स द रूल्स इन हेडली वर्सेस बैक्सेंडल। 1854 का जो केस है, इसमें क्या रूल ले डाउन किया गया? कौन सा रूल इसमें वो ले डाउन किया गया? कौन सा रूल लाया गया? डिस्कस द एक्सटेंट टू विच द सेड रूल इज एप्लीकेबल इन इंडिया।
क्या ये रूल इंडिया में अप्लीकेबल है? अगर है तो उसको डिस्कस कीजिए। यही क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में, यूडीसी के मेंस में ये क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट का। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? तो अब देखिए ये क्वेश्चन कहां से बना है और हम लोग इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। इसको हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसमें पहला जो हम लोग रेमेडी क्या है, तो हम लोग डैमेजेस में जाएंगे। अब यहां पे हम लिखे हैं, बोर्ड पे देखिएगा, काइंड्स ऑफ डैमेजेज। डैमेजेस कितने तरीके का होता है, यहां पे जो है काइंड्स ऑफ डैमेजेस लिखे हैं। सबसे पहला जनरल डैमेजेज, लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, हम सबको एलोबरेट कर देंगे। दूसरा स्पेशल डैमेजेज, राइट डाउन कर लीजिए। तीसरा एग्जाम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेज, स्पेलिंग बोल दे रहे हैं, EXEMPLARY, EXEMPLARY, ठीक है। और या इसको बोलते हैं विंडिक्टिव, VINDICTIVE, विंडिक्टिव डैमेजेज। और चौथा है नॉमिनल डैमेजेज, NOMINAL, नॉमिनल डैमेजेज। राइट डाउन कर ली सभी लोग? नॉमिनल डैमेजेज। मनीषा क्लियर है? कोई दिक्कत मनीषा? अब देखिएगा इसी चीज को हम लोग एलोबरेट करेंगे। ये जो हमारा केस है, ये जो हमारा केस है, हम लोग इसी चीज में एलोबरेट करेंगे। यहां तक आप लोग राइट डाउन कर लिए हैं? ये तो यहां तक एकदम बच्चा वाला चीज है ये सब चीजें, और इसको बाकी इसको भी हम एलोबरेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम लोग ये चीज कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा है कि हेडली वर्सेस ये वेक्सेंडल का जो केस है, इस केस को एलोबरेट कीजिए। ये केस क्या कह रहा है, इसमें कौन सा प्रिंसिपल ले डाउन हुआ था, ठीक है। तो हम इस पहले केस को का फैक्ट पढ़ते हैं, तब ये सब बताते हैं कि ये सब डैमेजेस किस किस तरह का डैमेजेज है। सुनिएगा, हम केस को पहले पढ़ दे रहे हैं। इस केस को कभी आप लोग पढ़े हैं पहले? नहीं पढ़े होंगे, नहीं सुने होंगे, कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम दिए होंगे। सुनिएगा, पर हम केस का फैक्ट पढ़ते हैं। फैक्ट, इस केस का क्या फैक्ट है, सुनिएगा। फैक्ट्स, प्लेंटिव के पास वो गेहूं से आटा बनाते हैं ना, उसका जो मिल होता है, वो मिल था, फ्लोर मिल। हाँ, द प्लेंटिव फ्लोर मिल वाज स्टॉप्ड ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ क्रैंक शाफ्ट लगता है उसमें, कोई मशीन का कोई पार्ट होता होगा, ठीक है ना, सी शाफ्ट लगता है, लोहे का बना हुआ होता है। चलिए ठीक, हाँ अच्छा। तो उसके पास एक आटे की चक्की थी, उसमें जो क्रैंक शाफ्ट था वो लगा हुआ था, तो वो टूट गया। और जब वो क्रैंक शाफ्ट उसका टूट गया तो फिर वो मशीन काम करना बंद कर दिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। द प्लेंटिव इंटरेस्टेड टू द डिफेंडेंट a common carrier for taking it immediately to a manufacturer at Greenwich for making a similar crankshaft। उसने डिफेंडेंट को क्या कहा कि हमको जो है ये क्रैंकशाफ्ट लाकर आप हमको दीजिए, मेरा फ्लोर मिल का ये क्रैंकशाफ्ट जो है वो टूट गया है, मतलब वो उसकी वजह से मशीन मेरा काम नहीं कर रहा है। एकदम जनरल टॉक में बता रहा है कि हमको ये मशीन लाकर आप दीजिए, बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं दिया। और उसने वादा भी कर लिया, डिफेंडेंट वादा भी कर लिया कि हम आपको 2 दिन में लाके दे देंगे, 3 दिन में लाके दे देंगे, जो भी रहा होगा, ठीक है। बट द डिफेंडेंट वाज नॉट टोल्ड दैट द मिल वाज क्लोज्ड फॉर वांट ऑफ क्रैंकशाफ्ट, ठीक है ना। लेकिन डिफेंडेंट को यह बात नहीं बताया गया, यानी कि प्लेंटिफ ने यह बात डिफेंडेंट को नहीं बताई कि इस क्रैंकशाफ्ट की वजह से मेरा मशीन जो है रुका हुआ है। फैक्ट समझ रहे हैं आप लोग? फैक्ट क्लियर है?
प्लेंटिव का जो फ्लावर मिल है वह बंद हो गया क्रैंकशाफ्ट की खराब होने की वजह से। वह एक दुकान में गया, डिफेंडेंट का दुकान है, मैन्युफैक्चरर है, जो भी है, किसी से ला कर देता है, वो एक इससे बनाता है, ग्रीनविच एक है मैन्युफैक्चरर है, उससे ला के देता है। वो उसके पास गया और कहा कि हमको क्रैंकशाफ्ट जो है आप इस जगह कंपनी से लाकर हमको दीजिए, इस कंपनी का लाकर हमको दीजिए। डिफेंडेंट कहा ठीक है ला कर दे देंगे। बाकी जो प्लेंटिफ है उसने डिफेंडेंट को यह इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि इसकी वजह से मेरा मशीन रुका हुआ है 2 दिन से, हमको नुकसान हो रहा है इसकी वजह से। ठीक है। owing to the negligence of the defendant's servant, the plaintiffs could not get new crankshaft in time and sustained considerable loss of profit. The plaintiff sued the defendant for the loss of profit during the period. अब यही मामला है। क्या हुआ, तो उसने ऑर्डर तो लिख लिया, डिफेंडेंट जो है ऑर्डर लिख लिया कि ठीक है हम आपको क्रैंकशाफ्ट लाकर दे देंगे। उसके नौकर के नेग्लिजेंस की वजह से टाइम से क्रैंकशाफ्ट नहीं आ सका। वो बोल दिया होगा नौकर को जाओ तुम ले आना, या कल ले आना माल, या माल लगा दो आ जाएगा माल, नहीं लगाया नौकर, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्लेंटिव का जो मिल था वो रुका रह गया 2 से 3 या 4 दिन, जो भी है, पूरा फैक्ट पढ़िएगा तो समझ में आएगा, रुका रह गया। प्लेंटिफ ने तब सू किया डिफेंडेंट पे कि इसकी वजह से जो मेरा फ्लावर मिल काम नहीं किया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो भी काम नहीं किया, हमको जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई की जाए डिफेंडेंट के द्वारा। यही मामला, यही फैक्ट है। फैक्ट क्लियर हो गया? इस केस का फैक्ट क्लियर हो गया? अर्पणा, मौसमी, निशा, इसमें याद रखिएगा केस बहुत लीडिंग केस है। वैसा कोई केस जो रूल कोई बनाता है वो केस जरूर याद रखना चाहिए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में बोलते हम लोग पढ़ते हैं ना, मोरी बीबी केस को अभी भी पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे रूल ले डाउन किया गया था माइनर का एग्रीमेंट का। तो ये भी केस बहुत बड़ा अच्छा लीडिंग केस है, ये याद रखिएगा किस चीज़ से रिलेटेड है। चलिए अब आया क्या जजमेंट। अच्छा, आप लोग के हिसाब से क्या जजमेंट होना चाहिए? आप लोग के हिसाब से क्या जजमेंट होना चाहिए? कोर्ट क्या जजमेंट दिया होगा? 1854 का केस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये केस किया गया था। कोई गेस कीजिए आप लोग क्या हुआ होगा? यानी कि कंपनसेशन मिलेगा डिफेंडेंट के द्वारा, ऐसा है? पढ़े हैं केस को, ऐसा तुक्का मार रहे हैं? हाँ, गेस कर रहे हैं। अब हम जजमेंट पढ़ते हैं, सुनिएगा। द हाउस ऑफ लॉर्ड्स हेल्ड दैट द डिफेंडेंट वाज नॉट लायबल फॉर द लॉस और प्रॉफिट accrued during the period of closure, since the plaintiff did not disclose the defendants that the mill was closed for want of the crankshaft. क्रैंकशाफ्ट की वजह से मेरा मिल बंद है और आप जितना डिले करेंगे हमको उतना नुकसान होगा, इस तरह का कोई उसने इंफॉर्मेशन नहीं दिया डिफेंडेंट को। वह जनरल कोर्स में चला गया और जनरल कोर्स में ऑर्डर लगा दिया कि हमको यह चीज चाहिए। Okay, if the plaintiff would have informed that the work was dislocated for want of crankshaft, the defendant could have made alternative arrangements for quick transportation of the crankshaft. देखिए कितना अच्छा बात लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि अगर वह प्लेंटिफ सही तरीके से अपने वांट्स को बताता कि आप हमको जल्दी से मंगा दीजिए क्योंकि इसकी वजह से मेरा नुकसान हो रहा है, तो डिफेंडेंट के पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी रहता भी है कि वह माल को जल्दी से कहीं से डिलीवर करवा लेता। ठीक है ना, वो क्विक डिलीवरी के लिए लगाता और जल्दी से लाकर आपको दे देता। लेकिन वह चूंकि जनरल कोर्स में गया, जनरल कोर्स में उसने कहा कि हमको चाहिए, उसने जनरल कोर्स में ऑर्डर लगाया। ऐसे दिन रात उसके पास हजारों ऑर्डर आते होंगे, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो कहा कि यहां पे डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। क्लियर? नुकसान, किसी भी तरह के नुकसान की भरपाई के लिए लायबल नहीं होगा डिफेंडेंट। ओके राहुल, फैजल, हाँ उसने नहीं बताया कि हम मेरा इस तरह का नुकसान हो रहा है इसकी वजह से। चित्रांशी बोलिएगा सभी लोग। रंजीत, क्लियर है?
अब देखिए इसमें क्या कौन सा प्रिंसिपल ले डाउन हुआ जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ भी रहा था, अभी हम पढ़ते हैं, सुनिएगा। जस्टिस का नाम था इसमें एंडरसन। इस बार जुडिशरी में एक जस्टिस का नाम वगैरह सब पूछा है। आप लोग क्वेश्चन देखें ना जुडिशरी का, इसलिए अगर कोई लीडिंग केस नजर आए तो उसका जज का नाम भी याद रखिए, ठीक है। इसका जस्टिस का नाम एंडरसन इस बार पूछा गया है लिखा हुआ, हाँ एंडरसन। Justice Anderson laid down in this case that the damages which the other party ought to receive in respect of breach of contract should be such as may be fairly and reasonably be considered. The rule is properly known as the rule in Headley versus, ठीक है, Baxendale। क्या है उसका? तो कहता है सबसे पहला सुनिएगा, the first branch deals with damages as may fairly and reasonable be considered either assigned naturally। यानी कि जो अभी इसका जो मतलब पढ़ेंगे ना, जनरल डैमेजेस स्पेशल डैमेजेस, वहां जाकर ये क्लियर होगा, ठीक है ना, कि क्या होता है दोनों। जनरल कोर्स में हम आपके साथ एक जनरल कोर्स में बिजनेस कर रहे हैं और वहां पे अगर हमको नुकसान हो रहा है, सिंपल सा चीज समझ लो, एकदम एक लेमन लैंग्वेज बता रहे हैं, फिर बाद में इसका डिफिनेशन वगैरह सब पढ़ेंगे हम तो और क्लियर हो जाएगा। अगर हम लोग जनरल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जनरल कोर्स में बिजनेस कर रहे हैं, जनरल कोर्स में कॉन्ट्रैक्ट को डील कर रहे हैं, तो वहां जो नुकसान हो रहा है वह हमारा जनरल डैमेजेस की तरह जो है उसका आपको क्लेम करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए हम आपसे 50 बोरी चावल मंगाए, हम आपके साथ एग्रीमेंट किए कि हमको 50 बोरी चावल चाहिए, और हम किस रेट से लेंगे? हम रेट 2 रुपया के रेट से लेंगे, पर बोरी 2 रुपया। एकदम इजी बना रहे हैं मैथमेटिक्स को, समझिएगा। पर बोरी हम 2 रुपया के रेट से आपसे खरीदेंगे, ओके। तो यानी कि कितना रुपया में खरीदेंगे? 100 रुपया में। दैट इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हुआ ना, 100 रुपया। हम जनरल डैमेज बता रहे हैं, यानी कि 100 रुपया में खरीदेंगे, हम बिचौलिया है मान लीजिए, तो हम मार्केट में बेचेंगे 50 बोरी चावल को 4 रुपये के दर से। कितना में बेचे? तो टोटल कितना में बिका? ये हुआ मार्केट प्राइस 200 रुपया। 100 में खरीदेंगे और 200 में बेचेंगे। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं तो हमको कितने रुपए का नुकसान होगा? 100 रुपीज का। द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। जनरल कोर्स में तो यही होता है। एक आदमी बिजनेस तो इसी तरीके से करता है, समझे? यही है आपका जनरल डैमेज, यही है आपका जनरल डैमेज। क्लियर हो गया ये? हाँ, अब हम पढ़ते हैं जनरल डैमेजेस को। इसको ऑर्डिनरी, ठीक है ना, और सब्सटेंशियल डैमेज बोलते हैं। इसको याद लिख लीजिए आप लोग कहीं पे। जनरल डैमेज को हम लोग ऑर्डिनरी या सब्सटेंशियल डैमेज बोलते हैं, ठीक है ना। हेडली वर्सेस बैक्सेंडल का मामला को अगर देखिएगा तो उसने क्या कहा? स्पेशली कोई बात तो करी नहीं उसने तो कुछ नहीं बताया, नहीं, एकदम जनरल कोर्स के बिजनेस की तरह डील किया उसने, ठीक है ना। हाँ या ना? इंटेंशन वहां पे नहीं, उसने कुछ स्पेशली कोई बात ही नहीं की। उसने सिर्फ गया और कहा कि हमको ये सामान चाहिए। उसने ये नहीं कहा कि आपके इस क्राफ्ट की वजह से क्या हुआ, मेरा बिजनेस जो है ठप पड़ा हुआ है, नहीं बताया। हाँ, उसने अपना वो इंटेंशन नहीं बताया कि तो मेरा इसका पर्पज क्या है लेने का। हमको इमीडिएट चाहिए कि 2-4 दिन लेट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लोग रखता है सामान, बैकअप में रखता है सामान। क्लियर राहुल? अब सुनिएगा, जनरल डैमेजेस डिपेंड ऑन द नॉलेज विच द पार्टीज आर प्रिज्यूम टू पजेज, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल है हेडली वर्सेस बैक्सेंडल, द ओनली सर्कमस्टांसेस कम्युनिकेटेड बाय द प्लेंटिफ्स डिफेंडेंट्स
at the time of the contract were that the article to be carried was the broken shaft on a mill and that the plaintiffs were the millers to that mill. Since the defendant had only the knowledge, plaintiffs were entitled to recover only the general damages from the breach of contract. यानी कि सिर्फ वो जनरल डैमेज क्लेम कर सकता है, ठीक है ना। इस हेडली वर्सेस बैक्सेंडल के केस में, ठीक है ना, क्या हुआ, यही कहा गया कि आप तो उसको स्पेशली कुछ बताए नहीं, आपने जनरल कोर्स में डील किया, तो आपका जो जनरल डैमेज है केवल आप वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? बोलिएगा। हाँ, अब एक तो ये रूल है हमारा, दूसरा हम रूल पढ़ रहे थे इसका सेकंड, जो हेडली वर्सेस बैक्सेंडल का सेकंड प्रिंसिपल ले डाउन हुआ था। द सेकंड ब्रांच डील्स विद द डैमेजेज एज मे बी रीजनेबली बी सपोर्टेड टू हैव बीन द कंटेम्पलेशन ऑफ द बोथ पार्टीज एट द टाइम दैट दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट एज द प्रोबेबल रिजल्ट ऑफ द ब्रीच ऑफ इट। ठीक है, दिस में बी रेफर्ड एज स्पेशल डैमेजेज। दो तरह का चीज उसको क्लियर किया, एक तो जनरल डैमेजेज और एक स्पेशल डैमेजेज। हेडली वर्सेस बैक्सेंडल के केस में ये दोनों डैमेजेज का जो प्रिंसिपल है वो ले डाउन किया गया। तो इस वाले मामले में जनरल डैमेजेज वो क्लेम कर सकता है, स्पेशल डैमेज स्पेशल सर्कमस्टांसेस में क्लेम किया जाता है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल देकर समझाते हैं अगर आपको, कि मान लीजिए हम आपको यह बात, अगर ये इस वाले मामले में अगर यह प्लेंटिफ ये बात कह देता कि अगर आप हमको नहीं लाकर दे रहे हैं तो हमको पर डे इतना का नुकसान होगा। बात समझ रहे हैं राहुल? स्पेशल डैमेज में तो ये भी हो सकता है कि कोई कोर्स अगर 1 साल में खत्म करना है। हाँ हाँ, तो दैट इज स्पेशल डैमेजेज। अगर हम उसको बता दें कि हमको आपके इस एक्ट, अगर आप उसको ब्रीच करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को तो हमको इतना नुकसान होने वाला है। मतलब 1 साल में करना है, तो स्टूडेंट उससे बोल दिया ठीक है सर, अगर 1 साल में भी कर होता है तो फिर हम अगले जगह मूव कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बता दिया, हाँ, अब पता चला क्या कि किए ही नहीं हम। मैनेजमेंट का अपना क्या फॉल्ट है, उसके तहत जो है वो 6 महीने आगे लेके चला गया, 2 महीने, फिर भी तो वो 12 महीने के बाद चला गया, तो स्पेशल सर्कमस्टेंस। हाँ, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में एक एग्जांपल हम पढ़ देते हैं। एक आपके पास इलस्ट्रेशन भी होगा, सेक्शन 73 का देखिएगा, इलस्ट्रेशन भी लिखा हुआ होगा स्पेशल डैमेजेस का। हम पढ़ देते हैं दोनों इलस्ट्रेशन। पहले स्पेशल डैमेजेस का डेफिनेशन पढ़ देते हैं। स्पेशल डैमेजेस आर अवॉर्डेड टू द प्लेंटिफ्स इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस फॉर sustaining loss as a breach of the contract. Special damages may be successfully claimed only when they may reasonably be supposed to have been in contemplation of both parties at the time they made the contract as the probable result of the breach of it. दोनों पार्टी को पता होना चाहिए, दोनों पार्टी उस बारे में बात कर ले कि देखो भाई कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ तो कर रहे हैं हम, लेकिन अगर हमको तुम ब्रीच करोगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट को तुम ब्रीच करोगे तो हमको इतना का नुकसान होगा। जैसे कि अगर हेडली वर्सेस बैक्सेंडल के केस को हम लोग देखें तो अगर वह साफ साफ कहता कि तुम जितना लेट करोगे हमको पर डे इतना का नुकसान हो रहा है, तो दूसरा पार्टी भी इस बात को जान रहा है कि अगर हम इसको सामान सही पर नहीं देंगे तो इसको इतना नुकसान हो रहा है। दैट इज स्पेशल डैमेजेज। क्लियर? ये दो प्रिंसिपल आपको ले डाउन किया गया हेडली वर्सेस बैक्सेंडल के मामले में। सेक्शन जो है आपका सेक्शन 73 देखिएगा आप लोग, सेक्शन 73 सेक्शन 73 इलस्ट्रेशन ए। A contract to sell and deliver 50 mounts of saltpeter to B at a certain price to be paid on delivery. A breaks his promise, full stop. B is entitled to receive from A by way of compensation the sum, if any, by which the contract price falls short of the price for which B might have obtained 50 months of saltpeter of like quality at the time when the saltpeter ought to have been delivered. देखिए वही मार्केट प्राइस का ये बता रहे हैं आपको, मार्केट प्राइस का भी जस्ट बताइए कि मार्केट प्राइस हमारा क्या जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, यही हमारा जनरल डैमेजेज है।
आई थिंक इसमें आपको दिक्कत अब नहीं होना चाहिए जनरल डैमेजेज में, ठीक है। एक इसका इलस्ट्रेशन सी भी देख लीजिएगा, लिख लीजिए आप लोग, कहीं पढ़ के रखिएगा, फिर हम उसको एलोबरेट करेंगे। सेक्शन सी लिख लीजिए वहां पे, सेक्शन सी नहीं, इलस्ट्रेशन सी, सॉरी। जनरल डैमेज का एक केस है, लिख लीजिए आप लोग, केस का नाम लिख लीजिए जनरल डैमेजेस पे, विल्सन वर्सेस यॉर्कशायर रेलवे। लैंकाशायर है और यॉर्कशायर है, दोनों उसका रेलवे कंपनी है, उसके लिए है ये। विल्सन वर्सेस, स्पेलिंग लिख लीजिए आप लोग, LANCASHIRE एंड YORKSHIRE, रेलवे, RAILWAY। ये 1861 का केस है, 1861। अब इस केस को पढ़ देते हैं, सुनिएगा। WILSON, विल्सन वर्सेस हाँ लैंकशायर, LANCASHIRE, जो भी प्रोनाउंसिएशन होता हो इसका, एंड यॉर्कशायर, हाँ एंड यॉर्कशायर रेलवे। ये 1861 का केस है। हम पढ़ते हैं, इसका फैक्ट पढ़ देते हैं, क्या है सुनिएगा। जनरल डैमेजेस पे, द प्लेंटिफ, ए क्लॉथ मैन्युफैक्चरर, गेव ए कंसाइनमेंट ऑफ क्लॉथ मींट फॉर मैन्युफैक्चरिंग कैप्स टू द डिफेंडेंट्स फॉर कैरेज। द डिफेंडेंट मेड द डिले इन द डिलीवरी ऑफ क्लॉथ एट द डेस्टिनेशन। Because of delay, the plaintiffs could not execute the order for the caps as the season for the same had passed away. The court held that the plaintiff could only claim general damages. सिंपल सा यहाँ भी वही घटना है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। यह केस भी पढ़िएगा, इस केस को भी अच्छे से। सिंपल सा चीज है कि हम आपको कोई सामान कहीं पहुंचाने भेजे या कहीं से मंगाने भेजे, ठीक है ना। मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर ने कुछ चीज़ हम बनाते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए हम शूज़ ही बनाते हैं, आप हमको शूज़ का जो लेस है वह आपको ऑर्डर कर दिए कि हमको 50 पीस जो है या 500 पीस है शूज़ का लेस चाहिए। आप इसको डिले कर दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हम जो माल मेरा मेरा माल जो बना हुआ था हम उसको नहीं बेचे, क्योंकि जब तक उसमें शू लेस नहीं लगाएंगे वो माल बिकेगा नहीं मेरा। आप उसमें डिले कर दिए। तो अब यही चीज समझा रहा है यहाँ पे कि कोर्ट कह रहा है कि इस तरह के मामले में आप केवल जनरल डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसको जनरली ट्रीट किए हैं, ये जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप इसको क्या किए, ऑर्डर लगाए हैं। अगर आप उसको यह कह देते कि हमको इमीडिएट माल चाहिए, जिसकी वजह से मेरा माल पड़ा हुआ है और अभी सीजन चल रहा है जूता बिकने का, ठीक है ना। अगर हम अभी नहीं बेच पाएंगे जूते को तो हम बाद में नहीं बेच पाएंगे 1 महीने बाद, क्योंकि अभी स्पोर्ट्स का समय है और मेरा स्पोर्ट्स शू है तो अभी मेरा बिक जाएगा। तो अगर इस तरह की चीजें आप बताते हैं उसको, दैट इज स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, तो स्पेशल डैमेज क्लेम करेंगे। नहीं तो इन जनरल सर्कमस्टांसेस में, जनरल बिजनेस ऑफ कोर्स में जो है आप केवल जनरल डैमेज ही क्लेम करेंगे। क्लियर? मनीषा, चित्रांशी, फैजल, बहुत आसान चीज है ये चीज। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट, अब आप लोग स्पेशल डैमेज समझ ही गए होंगे। स्पेशल डैमेजेज आर डैमेजेज विच अराइज ऑन अकाउंट ऑफ स्पेशल और अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, ठीक है ना। दे आर नॉट द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच, दे आर ओनली रिकवरेबल व्हेन दोज स्पेशल सर्कमस्टांसेस वर ब्राउट टू द नोटिस टू द डिफेंडेंट। यानी आप अगर डिफेंडेंट को बता देते हैं कि आपकी इस वजह से हमको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है,
हमको कोई स्पेशली कोई नुकसान होने वाला है, अगर आप ब्रीच करते हैं तो ही स्पेशल डैमेजेज में वो चीजें जाएगा। एक केस है, केस लिख लीजिए आप लोग। एक केस लिख लीजिए, मद्रास रेलवे कंपनी वर्सेस गोविंदा राव। ठीक है, अब देखिएगा स्पेशल डैमेजेस पर कहां कहां रोक लगा हुआ है। मद्रास रेलवे कंपनी वर्सेस गोविंदा राव। अब सुनिएगा कि फैक्ट को और सोचिएगा कि स्पेशल डैमेजेस मिलेगा कि जनरल डैमेजेस मिलेगा। द प्लेंटिफ डिलीवर्ड ए सुइंग मशीन, सुइंग मतलब सीने वाला मशीन, कपड़ा सीने वाला मशीन, डिलीवर्ड ए सुइंग मशीन एंड सम क्लोथ टू द डिफेंडेंट्स रेलवे कंपनी। ठीक है ना, यानी कि रेलवे कंपनी को क्या किया, वो कुछ मशीन और कुछ कपड़ा, कहा कि इसको आप वहां पर डिलीवर कर दीजिए। They were to be sent to a place where the plaintiff expected to carry on his business with a special profit owing to a festival। और जहां भेजा गया था, ध्यान समझिएगा फैक्ट को, जहां पे यह भेजा गया था तो प्लेंटिफ क्या सोच रहा था, प्लेंटिफ सोच रहा था कि वहां उस जगह पे ये फेस्टिवल होने वाला है और अगर हम वहां पे हम इस तरह के चीजों को बेचेंगे, कपड़ा बना के बेचेंगे या जो भी चीजें हैं बेचेंगे तो हमको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्लियर, फैक्ट क्लियर हो गया? ठीक है, एक कहीं पे फेस्टिवल होने वाला था और प्लेंटिफ ने क्या किया, उस रेलवे में अपना जो स्विंग मशीन है और कुछ क्लॉथ उसको दे दिया, कहा कि वहां पे आप डिलीवर कर दीजिए उसको। और प्लेंटिफ क्या सोचा कि वहां पे चूंकि फेस्टिवल होने वाला है और अगर हम वहां पे इस तरह की चीजों को अगर बेचेंगे तो हमको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। However, because of the fault of the defendant's company, the goods were delayed and they reached the destination after the festival was over। तो रेलवे कंपनी माल को डिले कर दिया और वो तब वहां पे पहुंचा माल जब फेस्टिवल खत्म हो चुका था। तो अब आप लोग बताइए यहां पे जनरल डैमेजेज होगा कि स्पेशल डैमेजेज होगा? स्पेशल डैमेजेज होगा, बिना मतलब कि समझे बोल दिए आप लोग, स्पेशल डैमेज होगा। रेलवे को पता है कि यहाँ पे वो वहाँ फेस्टिवल हो रहा है, वहाँ पे फेस्टिवल के लिए माल जा रहा है। बताइए, बात हम बोले हैं कि उसको पता है? नहीं नहीं, डेट नहीं दिया हुआ है या डेट भी दिया हुआ है तो फेस्टिवल के बारे में रेलवे को थोड़े पता है। कहीं पे फेस्टिवल हो रहा है हम, हाँ तो सोचिएगा जब क्वेश्चन बना रही, ये फैक्ट वगैरह सब पूछता है एग्जाम में, आपको एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन में फैक्ट तो अच्छे से पढ़िएगा, अंदाज मत लगा लीजिएगा अपने से। अब सुनिएगा क्या कह रहा है, सुनिएगा। द कोर्ट हेल्ड दैट डैमेजेज फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट वेयर टू रिमोट, यानी कि दूर है, टू रिमोट मतलब दूर है। क्यों भाई? तो द फैक्ट ऑफ द स्पेशल पर्पज दैट इज फेस्टिवल वाज नॉट इन द नॉलेज ऑफ द डिफेंडेंट्स कंपनी। कंपनी को नहीं पता है उस फेस्टिवल के बारे में कि वहाँ फेस्टिवल होने वाला है और ये जो माल डिलीवर हो रहा है उस फेस्टिवल की वजह से हो रहा है। उस फेस्टिवल में यह माल बेचना चाहता है, इसीलिए माल डिलीवर करवाना चाहता है। ठीक है ना, वो तो माल चढ़ा दिया गाड़ी पे, तो रेलवे का अपना नियम कानून है, कहीं पे लगा दिया गाड़ी 2 दिन के लिए। बात समझे? दोनों में फर्क होगा। अगर रेलवे से सेब जा रहा है या टमाटर जा रहा है, आप टमाटर ले जा रहे हैं रेलवे से, ठीक है ना, सोचना जरा फर्क को, और कपड़ा भेज रहे हैं, तो रेलवे दोनों को अलग तरीके से ट्रीट करेगा कि नहीं करेगा? सोचिए जरा। हाँ हाँ बिल्कुल, तो उसको तो वो या तो लेगा नहीं आपसे, आप जब टमाटर भेजेंगे और रेलवे को लगेगा कि हम सामान समय पर नहीं पहुंचा पाएंगे तो वो तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, या अगर कर लेगा तो वो टाइम से पहुंचाने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा तो फिर स्पेशल डैमेजेज में जाएगा। लेकिन कपड़ा 2 दिन डिले भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसीलिए डिफेंडेंट्स को पता होना चाहिए कि मेरे ब्रीच करने से उसको किस तरह का नुकसान होगा, हमको किस तरह की भरपाई करनी पड़ेगी इन फ्यूचर में, उसको यह पता होना चाहिए। ओके, ठीक है। हाँ, यही आपका जो है जनरल डैमेजेज है, स्पेशल डैमेजेज है। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, अब आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।